नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 10 की जो कृति का पुस्तक है उसमें एक यात्रा वृत्तांत जोड़ा गया है मधु कांकरिया का। सबसे पहले अपन लेखिका का परिचय देखेंगे, फिर पाठ का परिचय और पूरा पाठ पढ़ेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। जो बीच में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन से इन्होंने डिप्लोमा किया, यानी टेक्निकल एजुकेशन भी है इनके पास में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये पताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन में, लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। ये उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है, व्याख्याता भर्ती के लिए अच्छा प्रश्न बनता है। और ये लाल सितारे है ना, खुले गगन में लाल सितारे, ये इनका कहानी संग्रह काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने कई सुदूर यात्रा वृत्तांत भी लिखे, यानी दूर दूर की यात्रा की है। बहुत सुंदर सुंदर यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे, सुदूर लंबी लंबी दूरी की यात्राएं की है। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं, जैसे अब संस्कृति, अपन लोग संस्कृति को अपने को छोड़ रहे हैं, महानगरों में कैसी घुटन होती है घर में, वो असुरक्षा के बीच युवाओं के बढ़ते नशे की आदत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है वर्तमान युग का। लाल बत्ती इलाकों की बहुत बड़ी पीड़ा है। लाल बत्ती इलाका, रेड लाइट एरिया जिसको बोलते हैं ना, वेश्यावृत्ति के धंधे जहाँ पर चलते हैं, इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा मधु कांकरिया की रचनाओं का विषय नहीं रहा। यहाँ पर दे दे, एक ऑप्शन में अपसंस्कृति, दूसरे में महानगर की घुटन, तीसरे में युवाओं के बढ़ते नशे की आदत, एक में कुछ और दे दे लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा। इनमें से जो होंगी वो तो हैं, एक हटा के दे देगा थोड़ा सा। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं, देखिए पाठ का परिचय। साना साना हाथ जोड़ी, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा जीवन किसी की अच्छाइयों के लिए समर्पित हो। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यात्रावर जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर तक की यात्रा, यानी सुदूर दूर दूर तक की यात्राओं की ओर ले जाती है। और इन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है, यानी लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, देखो गंगटोक बोलते हैं उसको वहां पर, और इंग्लिश में अगर अपन गंगटोक को लिखते हैं तो गंगटोक भी लिखा जाता है। और उसके लिए आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। वो हिमालय में के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इसी यात्रावर्त में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होती है, वहां के निवासियों की मेहनत, अभावों की गरीबी को रेखांकित करती है। साथ ही ये भी बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ की पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल, इसी इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा की संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त कराती है, यानी अपने स्वयं की संकीर्णता है, छोटी सोच है, उससे भी अपने को मुक्त कराती है, यानी आराम से अपन खुल करके घूम सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिएगा, पाठ शुरू होता है, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। मैं हैरान होकर के देखा, मैंने, लेखिका कहती है कि मैंने हैरान होकर के देखा जैसे आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे बिखर करके नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई एवं सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाते गंगटोक शहर था, यानी वो जगमगा रहा था, वो गंगटोक शहर था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान नीचे गिर पड़ा हो। इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर है। मेहनतकश बादशाह का मतलब यहाँ पर होता है कि पहाड़ी लोग मेहनती बहुत होते हैं, जिसका अब सब कुछ सुंदर तथा सुबह शाम रात सब कुछ उनका सुंदर था। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझसे
सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर की उन जादूगरे अक्षरों में मेरा सब कुछ स्थगित है, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतनता, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और भी अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता का मतलब इंद्रियों से परे, दूर। मैं डूबी रोशनी में, डूबी रोशनी की वह जादुई एक झालर के समान थी। धीरे धीरे उजास यानी प्रकाश होना शुरू हुआ, उस शून्य से फूटने लगा था। एक प्रार्थना होठों से छूने लगी, एक ऐसी प्रार्थना सुनाई दी जो होठों को छू गई कि साना साना हाथ जोड़ी गुर्दई प्रार्थना हामरो जीवन तामरो कोशिले, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आज सुबह की यह प्रार्थना के ये जो बोल थे वो लेखिका कहती है कि मैंने एक नेपाली युवती के मुख से सीखे थे। उसने सिखाया था कि साना साना हाथ जोड़ी हामरो जीवन तामरो कोशिले। सुबह हमें युमथोंग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है, यानी मौसम साफ होगा तो बालकनी से भी अपन कंचनजंगा को आराम से देख सकते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, और भारत देश में ना उसमें केटू के बाद में इसका नाम आता है। पर मौसम यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह है, इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे, यानी बादलों के कपाट बंद थे। जैसे ठाकुर जी होते हैं ना, उनके मंदिर के कपाट बंद होते हैं ऐसे। कंचनजंगा न दिखी, यानी वही देखनी थी, वही न दिखनी थी अब की बार। पर सामने ही रमक रमक करके रंग बिरंगे, रमक रमक का मतलब होता है तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़े, और लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका को लगा कि मैं फूलों के बाग में घूम रही हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था, तो 149। युमथांग यानी घाटियों के रास्ते, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। यह ड्राइवर कम था और उनका गाइड था एक नार्गे जीतेन नाम था उस गाइड का। वो पूछा जा सकता है, वो बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, लेखिका पूछती है। मैंने बचकाने उत्साह से उनसे पूछा, तो चलिए। तो अब वो बताता है। जगह जगह गदराई पाइन और धूपी से खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, यानी बौद्ध भिक्षु की पताकाएं छोटी छोटी, मतलब ध्वजा के रूप में दिखाई दी। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक, क्योंकि सफेद थी तो शांति का प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, नार्गे जो जितेन था वो बता रहा था कि यहाँ पर बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर के दूर किसी भी एक पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पत्रक, ये पताकाएं हैं वो फहराई जाती हैं। कितनी? 108 पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना, इसे नोट करते जाना साथ साथ कि 108 श्वेत पताकाएं फहराई दी जाती हैं। नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता है, धीरे धीरे वह अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत होती है तो भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, यानी शुभ काम के लिए, पर ये रंगीन होती हैं। नार्गे बोलते जा रहा था और मेरी नज़र उनकी जीप पे लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, यानी जीप में जो बैठे थे लेखिका, उनकी सहेली मणि और ये जितेन चला रहा था। तो वहाँ पर एक दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। दुकानों पर भी मैंने कई दलाई लामा की ऐसी तस्वीरें देखी हैं। हिचकोले खाती हुई हमारी जो जीप थी वह थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टोक। इस जगह का नाम क्या है? कविलोंग स्टोक। गाइड फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई, तो गाइड फिल्म की। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेपचाओं के सोमन से कुंज तेग के साथ में संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए। एक पत्र यहाँ पर स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों ही स्थानीय जातियों के बीच में चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल था ये। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर था। एक कुटिया में चक्कर घूम रहा था जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, यानी ऐसी मान्यता है हमारी कि इसको घुमाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। क्या
चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी अपना जो देश है ना भारत, उसकी आत्मा एक जैसी है। आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं अपने देश में, चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो, कैसा भी इलाका हो। अपने देश की जो संस्कृति है वो करीब करीब समान है। रफ्ता रफ्ता हम क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई पे, मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे थे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे थे। अब परिदृश्य के चलते स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते नेपाली ओझल हो रहे थे, यानी हमारी आंखों से दूर हो रहे थे। अब नीचे दिखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, ठीक उसी तरह। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन एक विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शक यात्री और तीर्थयात्रियों का ये काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय था। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल पाने नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, यानी बिल्कुल तीव्रता प्रबलता से मुस्कुराने लगे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच में घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे ही हम किसी संघन हरियाली वाली गुफा के बीच खिसकोले खाते निकल रहे हैं, ऐसा लगने लगा। इस बिखरी असीम सुंदरता इस बिखरी हुई असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम करके गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर भी मेरे भीतर कुछ बूंद पिघलने लगा था, कुछ बूंद बूंद करके पिघलने लगा था मन। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी का मतलब अपना सिर बाहर निकाल निकाल करके मैं कभी आसमान को छूते बाद पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झर रहे गिरते जलप्रपात यानी झरनों को देख रही थी, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच में जुठला कर बहती और चांदी की तरह कौंध मारती बनीठनी तीस्ता नदी। यहाँ पर कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी को सिल्लीगुड़ी से हमारे साथ वह तीस्ता नदी चल रही थी, पर यहाँ पर उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी अपनी अधिकतम ऊंचाई पर अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। मैं रोमांचित होकर पुलकित हो गई थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ में ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। उस झरने का नाम पूछा जा सकता है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों के रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए। मशगूल का मतलब उसमें ढल गए थे, सारे के सारे व्यस्त हो गए थे, मशगूल कार्य करने लग गए थे, अपना मतलब फोटो वोटो खींचने में। आदिम युग की किसी अभिशप्त, अभिशप्त का मतलब वो है जिसको साप दे दिया गया, शापित राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद में बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, यानी बड़ा आनंद आया। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, मतलब सीमा से दूर बहती धार बन बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं होती हैं, मतलब कुटिल जो सोच होती है उसको बोलते अपन, तमोगुण से युक्त कुटिल, कुटिलताएं और दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे हमें मिलने लगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं पर चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पर पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ
बादलमय हो गया था, यानी बादलों से ढक गया। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल में भर भर आंखें देखती रही। प्रकृति जैसे मुझे सयानी यानी समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, ऐसा लग रहा था लेखिका। तो धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटने लगी। अब यहाँ पर पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद में वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत मिल गई हो। जन्नत का मतलब स्वर्ग होता है। चारों तरफ जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, वहीं पर कहीं पर लिखा हुआ था कि थिंक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में ब्रांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उड़ती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, बुद्धिम बुद्धिम हवा में हिल्लोरे लेते प्रियुतों और रूंडरों के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह के बहते हुए चरवेती चरवेती यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद यानी अस्तित्व है। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है वही चलायमान सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, यानी सुबह मैंने एक प्रार्थना सीखी थी ना, साना साना हाथ जोड़ी, कि साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अति इंद्रिय संसार खंड खंड हो गया और वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया था। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करते किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर यानी घुंघरू अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी दो को बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ में जमीन पर मार रही थी। इतनी सौंदर्य, स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच में भूख मौत देने और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के एक कर्मचारी से पूछा मैंने कि ये क्या हो रहा है, तो उसने क्या जवाब दिया देखिएगा कि चुलहबाजी के अंदाज में उसने बताया, मजाक के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी लोगों ने चौड़ा बना रही हैं, यानी ये रास्ते बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह मेरे मुंह से अकस्मात निकल पड़ा। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने ही एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों का रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट होता ना, उससे चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके और मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाया, कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हुई कि सीधा पाताल प्रवेश, कि सीधा मौत के मुंह में भी ये जा सकता है। इतना खतरनाक ये कार्य था। और तभी मुझे ध्यान में आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि आवर वंडर्ड हु डिफाइड डेट टू बिल्ड दिस रोड्स, कि आप ताज्जुब करोगे कि इन रास्तों को बनाने में कितने लोगों ने मौत को झुठलाया है। अच्छी बात लिखी थी। ये सिक्किम सरकार का बोर्ड था, ये ध्यान में रखना है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम आया और उसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि प्लामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधे पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और ये पत्थर थे, यहाँ पर वो आदिवासी घूमते हैं। इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़िन के हाथों में पड़े ठाडे, ठाडे का मतलब
गांठ या निशान पड़ जाते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ है। यानी पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल है, लेखिका यहाँ पर यह कहना चाह रही है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते यहाँ पर आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन ने कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं पर भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिएगा जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च करके आई हैं। कि इन आदिवासी महिलाओं को क्या देख रही हैं आप, तो उनको देखिए। ये देश की आम जनता नहीं है जितेन, जीवन के प्रति संतुलन है, ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिला करके हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडेर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते ही जा रहे थे कि जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उससे हमने लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या सरकारी बस नहीं है, स्कूल बस नहीं है यहाँ पर, पूछती है। तो मणि के पूछने पर मणि ने पूछा कि यहाँ पर स्कूल बस नहीं है, तो जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ पर कोई आपको चिकना या बर्फीला यानी जिसकी तोंदिलाई हुई हो नहीं मिलेगा। जीवन कठोर है, नीचे तराई से लेकर के एक ही स्कूल है, दूर दूर के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, अधिकांश बच्चे शाम के समय में अपनी माओं के साथ में मवेशियाँ चराते हैं और पानी भरते हैं। जंगल में लकड़ियों से भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं कि मैं भी पहाड़ी हूँ, मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप करके जीप के जितना ही चौड़ा बनाया है कि इस रास्ते में मतलब इतना ही चौड़ा है कि बीच में बस जीप समा सकती है। कि जरा भी संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा, सीधा इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके कि हम सीधे घाटियों में। और इन रास्तों में जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। और सामने एक बोर्ड पे लिखा था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी दुर्घटना से देर भली। इस प्रकार से ये जो सूचनाएं हैं वो लिखी मिली थी। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं कि आप वी केयर, आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है कि नरभक्षी जानवर भी हैं, जानवर नहीं थे बल्कि दूध देने वाले याक दिखे थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लेखिका ने किस पशु को देखा था, तो याक को देखा था। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक थे। यहाँ पर सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा करके वापस लौट रही हैं और कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर हैं। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी और फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के घने भरे बागानों में कई युवतियां बोक्कू पहने हुए, यानी सिक्किम में परिधान का नाम है ये बोक्कू, ये भी अच्छा प्रश्न है, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बाकू पहन रखा था, यानी लाल रंग का एक बाकू पहन रखा, और संघन हरियाली के बीच में चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी बिखरा रहा था, इंद्रधनुष की छटा बिखरा रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मैंने मेरे लिए असह्य था, यानी मैं उसको सहन नहीं कर पाई थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों की तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर के मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी, यानी तीस्ता नदी बह रही थी और पत्थर पड़े थे, वहां पर बैठ गई। सामने बहुत ही ऊपर से बहता हुआ एक झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मंदिम मंदिम
यानी हल्की हल्की हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहरी परिंदे और लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों की घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व मेरे भीतर जगने लगा, और वहीं सुख शांति और सुकून, जहाँ पर अखंडित संपूर्णता, पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपने अपने लय ताल और गति में, हमारी पीढ़ी के प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दृश्य बन गया था। अंधेरा होने तक, यानी जैसे ही अंधेरा हुआ, होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर के तीस्ता नदी की धार तक पहुंचती। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर दड़ते धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर ही एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल यानी जो जहर था, सारी तामसिकताएं, बुरी इच्छाएं बह जाएं। इस बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। रात्रि हो गई। जितेन ने लकड़ी के बने हुए खिलौने से इस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब वह अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की सी कहानी है, वो मोहक व रात महक उठी। और मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण होता है, मतलब छूने से फैलने वाला लोग, ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बना करके नाचने लगे, यानी मस्ती करने लगी। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों की भांति करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रह गए, उसे देखते रहे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, जहां से आता वह इतना आनंद था। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी शांत धारा के समान ही कल कल करती बहती थी। अधिकतर लोग की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल पड़ी थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल में के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं होता है। यद्यपि हमसी लेवल यानी हम जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ से उसका जो स्तर था, तल था, वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहाँ बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते थे। वहीं पर हम घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, यानी प्रदूषण बढ़ेगा तो स्नोफॉल होती है वो कम होती जा रही है। यदि मैं कंटाओ चली जाऊं तो वहां पर मुझे सर्दियां बर्फ देखने को मिलेगी। कंटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। यहाँ पर प्रश्न अच्छा बनता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कंटाओ को। कंटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं था। सुर्खियों का मतलब चर्चा में, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कंटाओं जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीबन 2 घंटे सफर करके नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी मुझसे क्या कर रहा था? बतिया रहा था। और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर के बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ूप कर गया, यानी निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर के उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कंटाऊ की ओर होता है। कंटाऊ का रास्ता और ज्यादा खतरनाक था। वहां पर धुंध और बारिश थी। जितेन लगभग अपने अंदाज से गाड़ी चला रहा था आगे आगे। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब बादलों की परत में थे। सब कुछ बादल में था। बादलों को चीर करके निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों से के एहसास ने हमें मौन कर दिया। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलने भरे रास्ते पर संभल संभल करके आगे बढ़ते जीप को देख ही रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। सिर्फ साई साई की आवाज़ आ रही थी। फिर नजर पड़ी कि बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई चेतावनी थी कि इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, कि अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े
कि फिर एक चेतावनी लिखी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे बाद में धुंध छंटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच में फैला हुआ जो सन्नाटा वो हटा। नार्गे जितेन जो था उत्साहित होकर के कहने लगा, कंटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमने आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, इन्हें उत्तर दिया कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है जितना अपना कंटाओ है। हम कंटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे और पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे कि किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो और कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं पर धूप के बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर के कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब कुछ गिरी गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की में मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी के चमकते हुए पहाड़ थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लगा? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, यानी बहुत अच्छा। तो ये एक मतलब एक्चुअल में क्या है कि राम रोछो नेपाली भाषा का शब्द है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली आपने कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी और वह चेहरे इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लग गई थी। तामरो माया सौंद मलाई सताऊं छे, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर से बिखरी हुई यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी जीप से उतर करके बर्फ पर कूदने लगे थे और यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके हुए पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेट करके इन्हीं लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, मतलब फोटो खींचने में लगे हुए थे। मेरे पांव छन छन कर रहे थे, झनझन कर रहे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेट करके उस बर्फीली जन्नत को जी भर लूं, जी भर के आराम से देखूं, उसको महसूस करूं, छूऊं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लें लूं, पर कंटाओ युमथांग की तरह, झांगू लेक की तरह टूरिज्म स्टॉप नहीं बना था। इसी कारण यहाँ पर झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक ही दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खींचने वाले के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींचती जा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन अक्षरों में हम हिमशकर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों की को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो अक्षरों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा, यानी करुणा उमड़ाएगी, कितना ही बड़ा अपराधी हो। और तभी दिमाग में कौंधा एक मिल्टन की की सुंदरता का वर्णन देखते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की ये कविता? मिल्टन एक पाश्चात्य कवि हुए हैं। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी और वह एकाएक दार्शनिक की तरह कहने लगी, यह हिमशिखर जल स्तंभ पूरे एशिया के देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल को संग्रहण करती है और गर्मियों में उसी बर्फ को पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को त्रावट पहुंचाती है। कितना अद्भुत व्यवस्था है ये जल संचयन की। मन ने वो अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। शोपन जागते हुए उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छाई और उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यहाँ पर बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर
ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था कि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस करके एक उदास हंसी हंसा। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। जय हिंद भारतीय सैनिकों, है ना, जय हिंद होना चाहिए यहाँ पर एक भारतीय सैनिकों के लिए, अपनी फौज के लिए, कि आप चैन से सो सको, इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा देते हैं। और फेरी बेटूला, फिर मिलेंगे, फेरी बेटूला मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद में ये फिर देखी, एक फौजी छावनी पर लिखा हुआ था, वी गिव अवर टू फॉर योर टुमोरो, यानी हम अपना आजकल के लिए देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि इन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं। हमारे ये जवान पौष माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने ही जीवन अपनी मियाद के पूर्व खत्म हो जाते हैं, यानी अपनी पूरी जिंदगी जीने से पहले। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा की तरह पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौट करके फिर युमथांग की ओर जाने वाले थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया हुआ था। युमथांग की घाटियों में एक आकर्षण और जुड़ा हुआ था, ढेरों ढोर प्रियता और रूडोटेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखेगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हुई है। यहाँ के रास्ते हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी देखे थे, वह अकेले तो कुछ उनके बाल बच्चों के साथ में थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़ा निराश हुए। बर्फ से ढके कंटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। मंजिल से ज़्यादा मंजिल का सफ़र होता है ना, बीच का जो। बहरहाल हम युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, तुम क्या सिक्किमी हो? नहीं, इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया, सुन करके बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर के बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र एक रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था और हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए थे कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं, यानी चांदनी रात में भौंकते हैं, अन्यथा ये सिक्किमी कुत्ते हैं वो भौंकते नहीं हैं। क्या विषम्य और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन ने रमक रमक की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ ये एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल यहाँ पर छिटक करके बाहर गिर गए थे और उसी के चावल छिटक के गिरे, वहाँ पर चावल की खेती होती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है किसके फुटप्रिंट मिले, तो गुरु नानक के। करीब 3-4 किलोमीटर बाद में ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खुदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर कोई यदि गंदगी फैलाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसा मतलब विश्वास है वहाँ के लोगों का। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, वो पूछती है। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा कि इसी कारण गंगटोक सुंदर है। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। मैं कुछ पूछती ही नहीं कि फिर से वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिज्म स्टॉप नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला और उसके कई वर्षों बाद में भारतीय आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता। अच्छा है, किसने बनाया है टूरिस्ट स्टॉप? शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ पर सिर्फ फौजियों को रख करके क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल करके इसे टूरिस्ट सपोर्ट बना जाए। आप देखिएगा अभी भी रास्ते बन रहे हैं, यानी फौजियों के द्वारा बनाए गए। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की इसी
असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती रही जीभ आगे बढ़ने लगी। आशा करता हूँ पाठ थोड़ा बड़ा बना है वीडियो, आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार पाठ पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।